हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इन ज़ोग्राफी, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। लैंड रिसोर्सेस आपका सेकेंड पार्ट में शुरू होता है। लैंड रिसोर्सेस का मतलब होता है जिस ज़मीन पर हम सभी लोग रह रहे हैं और जिस ज़मीन पर हम सभी लोग रह रहे हैं उसी पे हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, और जो भी हम कार्य करते हैं वो सभी लैंड रिसोर्सेज के तहत आते हैं। और इस ज़मीन पर हम रहते हैं, इसी में हम अपने जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। इसी पर हम अपने जीवन के लिए पेड़ पौधे जो हमारे जीवन में काम आते हैं, इसी पर हम कई प्रकार की जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो प्राकृतिक संपदा है और प्राकृतिक संसाधन है, वो भी हमें प्राप्त होते हैं। हमें सब्जी प्राप्त होती है, हमें अपने भोजन को पकाने के लिए मस्टर्ड ऑयल प्राप्त होता है। इसी से हम कई प्रकार के और भी असेट्स अचीव करते हैं। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक फिगर आ रहा है। ये फिगर आपको ये दर्शाता है कि इसमें हमारी पृथ्वी पर टोटल लैंड का 27 पार्ट, ये देखिएगा कितना पार्ट है ये बच्चों, 27% पार्ट जो है वो प्लेट्यूज मीन्स पठारी क्षेत्र है। और ये आपका जो ब्लू कलर का पार्ट है वो प्लेन्स एरिया है। हमारी अर्थ का 43% पार्ट जो है वो प्लेन्स एरिया में आता है, और बचा हुआ आपका ये जो है वो माउंटेन्स एरिया में आता है। इस तरीके से ये हमारे माउंटेन्स हो गए। अब हम बात करते हैं बच्चों कि जो भी टोटल हमारा एरिया है उस एरिया में हम किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, इसी में आगे लेके चलते हैं हम। मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विथ केयरफुल प्लानिंग। सावधानी पूर्वक अगर हम इस पे रहते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है और विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के साथ हमें इसमें रहने को मिलता है। और हम एक अपनी प्लानिंग के साथ अगर इसमें रहते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। भारत की ज़मीन जो है वो उसमें कई प्रकार के फीचर्स देखने को मिलते हैं, नेमली जैसे कि माउंटेन्स हो गया, अभी आपको दिखाया था फिगर, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, आइलैंड्स हो गए। ये सभी चीज़ें हमारी पृथ्वी पर अवेलेबल हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन्स, जो आपको अभी बताया था। इसमें इसके साथ साथ जिसमें हम प्लेन्स एरिया में ही अपनी एग्रीकल्चर करते हैं, इसी में इंडस्ट्री हमारी डेवलप होती है। और माउंटेन्स एरिया जो है वो 30% है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्री, हमारे देश की जितना भी अर्थ एरिया है उसका 30% माउंटेन एरिया है। और इसके साथ साथ इसी एंड एंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, इसी में नदियां हैं। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स। इसके साथ साथ हमारे पास टूरिज्म भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो टूरिज्म क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स जो है वो भी हमारा इसी एरिया पर पाया जाता है। और अब हम बात करते हैं आगे। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ द प्लेट्यू रीजन। और हमारे पृथ्वी का जो हमारी कंट्री की अर्थ एरिया है उसका 27% प्लेट्यू मीन्स पठारी भाग है। इसके साथ साथ इट possesses रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स।
इसके साथ साथ यहाँ पर कई प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एट्सेट्रा, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की। हमारी जो लैंड है उसे हमने किन किन चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ किया हुआ है यहाँ पर देखते हैं हम। जैसे कि लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। फॉरेस्ट के लिए, जंगल के लिए, जंगल तो मतलब समझते होंगे, जंगल का मतलब होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के बाई नेचुरल पेड़ पौधे उग जाते हैं, वो जंगल का एरिया कहलाता है। जहाँ पर हम मानव लोग अपने हिसाब से पेड़ पौधे उगाते हैं वो जंगल एरिया नहीं कहलाता है। बाई सेल्फ जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं वो आपका फॉरेस्ट कहलाता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड। और उसके साथ साथ जो जिस ज़मीन में किसी प्रकार का ना तो वहाँ जंगल होता है और ना ही किसी प्रकार की कल्टीवेशन मीन्स खेती होती है, वो आपका बैरन होता है या वेस्ट लैंड कहा जाता है। बैरन का मतलब होता है अनुपजाऊ क्षेत्र या फिर बंजर क्षेत्र। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। और उसके बाद जो बी पार्ट है आपका यहाँ पर, जिसमें हम खेती नहीं करते, उस ज़मीन का क्या किया जाता है, यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं, कई प्रकार की फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं और कई बिल्डिंग्स जहाँ पर खड़ी हुई हैं, वो नॉन एग्रीकल्चरल एरिया कहलाता है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, एग्जीक्यूटिव फैलो लैंड। उसके साथ साथ कुछ लैंड होता है जो फैलो लैंड कहा जाता है। फैलो लैंड किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पर समझने की कोशिश करें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फैलो लैंड। परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जिस जमीन पर लगातार एक निश्चित क्षेत्र कर दिया जाता है जहाँ पर जानवर चरते हैं, उसे हम फैलो लैंड कहते हैं। और इसका सेकेंड पार्ट इसका है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, कई प्रकार के पेड़ पौधों को मिला जुला करके जहाँ पर फसलें पैदा की जाती हैं। नॉट इंक्लूडेड इन नेट्स ऑन एरिया, मतलब वो क्षेत्र, नेट्स ऑन एरिया का मतलब होता है जहाँ पर एक, जैसे अभी हमने गेहूं कर लिया, उसके बाद मक्का कर लिया एट्सेट्रा, इस तरीके से हम फसल बोते हैं। तंबाकू कर लिया, आलू कर लिया और धान कर लिया, चावल की खेती जिसे कहते हैं, बाजरा कर लिया, मिलेट जिसे कहते हैं। इस तरीके से राई हमने सरसों कर लिया जो मस्टर्ड कहा जाता है। तो उस जिस ज़मीन में कोई नेट्स ऑन एरिया नहीं होता, जहाँ पर कोई एक सिस्टमेटिक वे में फसलें नहीं बोई जाती हैं, वो आपका फैलो लैंड कहा जाता है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, और जहाँ पर कोई बेकार की ज़मीन होती है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, लगभग 5 ईयर्स तक जिस ज़मीन को हम न जुताई खुदाई उसमें किसी प्रकार का कोई कल्टीवेशन नहीं करते हैं, उस क्षेत्र को हम अनकल्टिवेटेड एरिया या फिर फैलो लैंड भी कहते हैं। आगे हम फैलो लैंड्स की बात करते हैं। फैलो लैंड्स, करेंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, जो उस क्षेत्र को भी हम फैलो लैंड कहते हैं जिसमें हम 1 साल तक खेती नहीं करते हैं। बच्चों आपको भी पता होगा, जैसे जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा आपके गांव के पास पड़ोस में जहां पर खेती नहीं होती है, जिस ज़मीन को पड़ी रहती है जो ज़मीन, उसे फैलो लैंड कहते हैं। अदर देन करेंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, जो लगभग 5 वर्षों तक जिसमें कोई फसल नहीं की जाती है, उसे भी फैलो लैंड कहा जाता है, पहले बताया जा चुका है। नेट्स ऑन एरिया क्या होती है मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें 1 साल में की जाती हैं और लगातार एक फसल चक्र के हिसाब से जिसमें फसलें पैदा की जाती हैं, उसे हम फैलो लैंड कहते हैं। आगे हम बात करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। हमने अपने भारत में लैंड को किस तरीके से, किस पैटर्न से यूज़ किया है। बच्चों आपको सभी को पता होगा जो बच्चे गाँव से बिलोंग करते हैं कि हम अपनी ज़मीन में, जो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं के आधार पे हम फसलें पैदा करते हैं। जैसे कि द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एट्सेट्रा। हर व्यक्ति की अपने हर देश की अपनी अपनी अलग अलग ट्रेडिशंस होती हैं, परंपराओं के आधार पे भी, और हमारे पास किस प्रकार की ज़मीन है उसके आधार पे हम अपनी ज़मीन में विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा करते हैं। ये भी हमारे अपने नेट्स ऑन एरिया, जो हमारी ज़मीन होती है, उस पर डिपेंड करता है।
यहाँ पर देखिए बच्चों, एक आपके सामने फिगर दर्शाया जा रहा है। ये फिगर आपको प्रेजेंट करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे फॉरेस्ट, कहाँ कहाँ पर कितने परसेंट हमारे पास फॉरेस्ट है। ब्लू एरिया जो फॉरेस्ट का 18.11%, जबकि बच्चों फॉरेस्ट का एरिया कम से कम 33% होना चाहिए। उसके साथ साथ नीचे है आपका जो रेड कलर का बैरन एंड कल्चरेबल अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिसे वेस्ट लैंड कहा जाता है, जो बैरन लैंड है, मीन्स जो अनुपजाऊ ज़मीन है, वो 18% है हमारा। उसके साथ साथ एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूसेज, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी खेती नहीं होती है, वो लाइट ग्रीन कलर है आपका 4.95%, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी खेती नहीं होता है। परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग लैंड कौन सा है आपका, पर्पल कलर का जो है 4.1771%, सॉरी, ये आपका ये परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड कर दिया गया है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, जहाँ पर कई प्रकार के मिले जुले पेड़ पौधे जहाँ पर पैदा किए जाते हैं, वो आपका 1.50% है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड आपका कौन सा है, ये आपका 6.23% जो है वो कल्चरेबल वेस्टलैंड है। उसके बाद फॉलो अदर देन करेंट फैलोलैंड, फैलोलैंड कौन सा है आपका, ये आपका 3.50 करेंट फैलोलैंड है। करेंट फैलोलैंड आपका कौन सा है, यहाँ पर देखिएगा 3.73% आपका करेंट फैलोलैंड पड़ा हुआ है। नेट्स ऑन एरिया आपका कितना है, ये देखिए 46.26% जो है वो आपका नेट्स ऑन एरिया यहाँ पर अपने कंट्री में दर्शाया गया है इस फिगर में। आप इस फिगर को एक बार फिर से देख सकते हैं, फिगर में अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है जो भी हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है, दोनों तरफ सेम है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका, अब यहाँ पर ये जो सेकेंड फिगर दिया हुआ है, सेकेंड फिगर को हम समझेंगे। सेकेंड फिगर क्या कह रहा है आपका, ये सेम है, अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जो यहाँ पर 23.3% है, ये जो टू फिगर दिए हुए बच्चों, वो किस लिए दिए हुए हैं, ये दोनों फिगर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1960 to 61 में ये वाला फिगर था, ये वाला जो फिगर है वो 1960-61 में था, और जो सेकंड फिगर बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये फिगर आपका 2014-15, मीन्स जब से हमने ज़मीन को, जंगलों को बचाने की शुरुआत कर दी है, तब से हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिला है। जो 18 जो हमारा जंगल एरिया 18.11% रह गया था, वो आज हमने बढ़ा करके 23.3% कर लिया है। बहुत अच्छा है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ये सब आपको पूरे फिगर के साथ आपको प्रेजेंट कर दिया गया है, दर्शा दिया गया है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बाहर जितनी ज़मीन है पूरे विश्व के पास, उस विश्व के पास में से हमारा हिस्सा टोटल ज़मीन का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके साथ साथ लैंड यूज डेटा हाउवर is available only for 93% of the total geographical area, because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. असम की बहुत सा क्षेत्र ऐसा पड़ा हुआ है जो कि किसी प्रकार के यूज़ में नहीं आता है। तो टोटल हमारी ज़मीन है उसका 93% एरिया हम सिर्फ यूज़ करते हैं। मोreover some areas of Jammu and Kashmir occupied by पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो बी नॉट बीन सर्वेड। और इसमें जो POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना ने कुछ हिस्सा हमारा घेर रखा है, उसे हमने नहीं इसमें रखा है। इसके साथ साथ बच्चों बात करते हैं हम आगे। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड। और परमानेंट पास्चर का मतलब जिस लैंड को हमने लगातार सिर्फ और सिर्फ पास्चर मीन्स मीडो मीन्स चरागाह के लिए इस्तेमाल किया है, उसे हमने उसे भी डिक्रीज कर दिया गया है।
आज की डेट में कम हो गया है। यहाँ पर देखेंगे दोनों फिगर को, ये देखिएगा परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड ब्लू कलर का है, ये यहाँ पर 4.71% था और अब देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ये देखिएगा 3.3% रह गया। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए बच्चों, इसके साथ साथ हाउ are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it। इतना हमने जब पास्चर को कम कर दिया है उसके बावजूद भी हम अपने जानवरों को किस तरीके से फॉडर खिलाते हैं, वो सभी लोग समझते होंगे। जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसी से फॉडर खिलाते हैं। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करेंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। और आज की डेट में जो फैलो लैंड है उसमें काफ़ी डिक्रीजिंग हुआ है। क्योंकि कम हुआ, इसके पीछे कम होने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि हमने धीरे धीरे कोशिश की है अपने एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने की। और कई ऐसी ज़मीनें जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता, जहाँ जिस ज़मीन को हमने सड़कों के लिए इस्तेमाल किया, बिल्डिंग के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल किया, ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। Hence these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if these are included in the nets on area, then the percentage of NSA, nets on area, in India comes to about 54% of the total reporting area। जो हमारी अभी तक जो रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है उस रिपोर्ट के आधार पे अगर देखा जाए, अभी 14-15 के हिसाब से 45.5% आ रहा है ना, तो उसकी जगह पर कितना हो जाएगा अगर हम जो फैलो लैंड पड़ा हुआ है और जिस ज़मीन में हम कोई भी फसल नहीं पैदा कर रहे हैं, अगर उस सभी ज़मीन को हम इस्तेमाल कर लें तो निश्चित रूप से बच्चों समझ सकते हैं कि हमारा 54% टोटल एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा। द पैटर्न ऑफ नेट्स ऑन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हर प्रदेश में अलग अलग है। इट इज़ ओवर 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Island। जैसे कि 80% पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर लैंड के रूप में यूज़ किया जा रहा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार का 10% एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33%। मैंने पहले ही आपको बताया था 33% हमारे पास जंगल का एरिया होना चाहिए जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, जबकि हमारे पास 23% ही है। तो हमने कोशिश किया है बढ़ाने का, लेकिन अभी भी उतना नहीं बढ़ा पाए हैं। और इसके साथ साथ इट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर जंगल एरिया हम कम कर देंगे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि इससे जीवन यापन भी बहुत ज़्यादा खतरे में आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जंगल एरिया को बढ़ा के रखना है और पेड़ पौधों को लगा के रखना है, जबकि लगातार हर वर्ष प्रयास किया जा रहा है कि हमारी जो भी लैंड है उस लैंड में हम किसी न किसी तरीके से अधिक पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, जंगल एरिया को बढ़ाएं। द फ्रिंग्स ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। और जो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा आया है, उस ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमें बहुत बड़ी मदद की है। इससे हमने जंगलों को बढ़ाने की कोशिश की है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। वेस्ट एंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूसेज इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज़। ये पहले ही बताया जा चुका है। हमारे पास जितनी भी ज़मीन है उसमें हम कुछ तो एरिया ऐसा है जहाँ पर रॉकी है, जहाँ पर वेस्ट लैंड में रॉकी एरियाज आता है,
और जहाँ पर डिज़र्ट एरिया भी आता है। कुछ ज़मीन को हमने सड़कों में और रेलवेज में, इंडस्ट्री में घेर रखा है, बिल्डिंग्स में घेर रखा है। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज। हमें अपनी ज़मीन को बचाना पड़ेगा, इसे कंजर्व करना पड़ेगा। इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन, और जो मृदा क्षरण हो रहा है, ज़मीन में जो नुकसान हो रहा है उसे भी रोकना पड़ेगा। दिस इज़ इन टर्न हैज़ सीरियस रिप्लिकेशंस ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं उन्हें भी सबको समझना पड़ेगा और उसे भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन बच्चों क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जो लगातार हम ज़मीन के साथ अन्याय कर रहे हैं, लगातार ज़मीन के साथ हम उसे डिग्रेड कर रहे हैं, उसे क्षरण कर रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी को काट रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन दोनों की क्या ज़रूरत है, मतलब हमें इससे किस तरीके से सुरक्षा पानी। अभी हैव शेयर्ड अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद फ्यूचर जनरेशंस टू। हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ज़मीन को रखना है, इसलिए लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, हमारे 95% हमारे जो भोजन की आवश्यकता है वो ज़मीन से ही प्राप्त होती है। शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, और कई प्रकार की चीज़ें हैं, हम ज़मीन पे ही रहते हैं, कपड़े भी ज़मीन से ही पहनते हैं, सभी चीज़ें हम ज़मीन से ही प्राप्त करते हैं, तो हम इसके बिना नहीं रह सकते। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause डैमेज टू लैंड। और अगर हमने इसे नहीं रोका तो निश्चित रूप से जो लगातार जो गति बढ़ रही है प्रकृति को ख़त्म करने की, और लगातार जो दबाव आ रहा है हमारी पृथ्वी पर इसे नुकसान पहुंचाने का, उसे हमें कम करना पड़ेगा। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई करना लगातार बढ़ रहा है। ओवर ग्रेजिंग, जहाँ पर जानवर चरते रहते वहाँ पर भी जंगल ख़त्म हो जाता है। माइनिंग, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की माइनिंग, जहाँ खदानें हैं वहाँ पर भी ज़मीन, अगर सपोज दैट ऊपर खेती होती है और कहीं माइन निकल आई तो उस ज़मीन को भी ख़त्म कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। लगातार ये सब डिग्रेडेशन के ही कॉजेज बनते हैं। माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एग्जीबिशन वर्क इज़ कंप्लीट, लिविंग डीप स्कर्स एंड ट्रेसिस ऑफ ओवरबर्डनिंग। और ज़मीन पर इस तरीके से जो भी ज़मीन बची उस पर ओवरबर्डनिंग मीन्स उस पर ज़्यादा भार है। प्लेन एरिया में देखा होगा जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार के संसाधन मौजूद होते हैं, मुहैया होते हैं। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। इन प्रदेशों में माइनिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। बच्चों आप समझ सकते हैं यहाँ पर डिग्रेडेशन का कॉजेज वहाँ की माइनिंग है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ फॉर लैंड डिग्रेडेशन। और जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ये प्रदेश है, यहाँ पर जानवरों को चराने की पद्धति बहुत ज़्यादा है, इसी यहाँ पर जानवरों को चराने की वजह से यहाँ लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न और आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ओवर इरिगेशन, यहाँ सिंचाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। और ड्यू टू वाटर लॉगिंग, कई कई जगह पर ऐसा है जहाँ पर पानी भरा रहता है। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी भरना। लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन द सॉइल। इसकी वजह से मिट्टी में क्या होता है, सैलिनिटी पैदा हो जाता है, मीन्स मिट्टी में हमेशा चिकनापन ज़्यादा आ जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर फसलें ख़त्म हो जाती हैं, ज़्यादा पानी भरने की वजह से। कुछ एरिया ऐसे हैं। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। और कई जगह पर क्या होता है, लाइम स्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर, जहाँ पर ग्राइंड किया जाता है, पिसाई होती है सीमेंट बनाने के लिए। और इसके साथ साथ क्या होता है, कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री। और कई प्रकार की जो सेरेमिक इंडस्ट्री उसके लिए जो हम मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत बड़ा कारण है जो कि लैंड डिग्रेडेशन का। इसकी वजह से ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर
चारों तरफ एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। बच्चों, इसका एग्जाम्पल मैंने देखा, मैं लास्ट ईयर मध्य प्रदेश में गया था, वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों से क्या होता है, जो पहाड़ियाँ उनकी खुदाई होती है, खुदाई होकर के वहाँ पर क्रेशर लगे हुए हैं जो हमारे यहाँ लेंटर डालने के लिए और विभिन्न प्रकार की सड़कें वगैरह बनाने के लिए गिट्टी निकाली जाती है, वो वहीं से निकाली जाती है। तो मुझे वहाँ पर मास्क लगाना पड़ा, इतनी ज़्यादा डस्ट थी। वहाँ पर जो वर्कर्स थे वो ऐसे ही खुले में काम कर रहे थे, जबकि जो उनके ऑनर्स थे उन्होंने अपने ऑफिसेस एसी बना रखे हैं, वो तो अपने शीशे में बैठे हुए हैं, बट वर्कर्स का क्या हाल होता होगा। वहाँ पर मैंने देखा पेड़ पौधे पूरे, उनकी पत्तियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल उन पे लग जाती है कि वो ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है, रिटायर्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर द सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर पानी भी अशुद्ध हो जाता है और हमेशा पानी को शुद्ध करने की, फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। इसी वजह से देश के कई हिस्सों में बहुत बड़ी समस्या आ गई है, जहाँ पर वाटर पॉल्यूटेड हो गया है, और वाटर पॉल्यूटेड जब हो गया तो वो बहुत बड़ा खतरा हमारे साथ मंडरा रहा है। इसके साथ साथ देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो हम लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। फॉरेस्टेशन मीन्स लगातार हम पेड़ पौधे लगाएं और फसलें पैदा करें और जंगल की मात्रा बढ़ाएं, और जो ग्रेजिंग सिस्टम उसे कम करें, और उसके साथ साथ क्या करें, जहाँ पर जो प्लांटर शेल्टर बेल्ट्स है वहाँ पर प्लांटिंग करें। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, जहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, जहाँ पर जानवर चरते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, पेड़ पौधे लगाने से कई प्रकार के हमें बेनिफिट मिलेंगे, हमारे प्रकृति में बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बसेस आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। जहाँ पर एरिड क्षेत्र हैं, जहाँ पर ज़मीन बहुत ज़्यादा, आप ये मान सकते हैं कि जो आपका डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में जो विभिन्न प्रकार की थॉर्नी बसेस होती हैं, थॉर्नी बसेस का मतलब है कटीली झाड़ियाँ होती हैं, उन कटीली झाड़ियों को ख़त्म करके विभिन्न प्रकार के हमें कुछ चेकलैंड्स बनाने पड़ेंगे, जहाँ पर अलग प्रकार की कुछ फसलों को पैदा करना पड़ेगा, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन रुके। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। जो वेस्ट लैंड हमारा पड़ा हुआ है, जहाँ पर हम किसी प्रकार की कोई भी खेती नहीं करते, उस खेती में भी हमें माइनिंग एक्टिविटीज़ जहाँ पर हैं उन्हें भी सुधारना पड़ेगा। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। और कई जगह पर क्या होता है, जैसे ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन फैक्ट्रीज़ में जैसे चमड़ा धुलता है या किसी प्रकार का कोई भी वेस्ट मटेरियल छोड़ दिया जाता है, उससे भी ज़मीन हमारी बेकार हो जाती है, उसे भी हमें रिट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि कई नदियों में क्या होता है, फैक्ट्री से पानी डायरेक्ट गंदा पानी छोड़ दिया जाता है। आजकल ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, ट्रीटमेंट प्लांट से क्या होता है कि पानी शुद्ध करके तब नदियों में डाला जाता है। ये भी एक अच्छी शुरुआत है। रिड्यूस लैंड एंड वेस्ट वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज। जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान ज़मीन के साथ और पानी के साथ हो रहा है, उसे सुधार किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, सोइल एज अ रिसोर्स, मिट्टी हमारे लिए बहुत बड़ा रिसोर्स में संसाधन है, क्योंकि मिट्टी के ज़रिए से ही हम विभिन्न प्रकार की अपनी फसलें पैदा करते हैं और फसलें पैदा करके अपने जीवन यापन करते हैं, क्योंकि फूड आपको जो भी मिला हुआ वो सॉइल से मिला। सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इसमें हमेशा फसलें पैदा होती रहती हैं। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। पृथ्वी जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो उसी क्षेत्र में या उसी वहीं तक सॉइल होता है, और उसी में हम विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा कर सकते हैं जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम, और मिट्टी भी अपने आप में एक लिविंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें मिले जुले होते हैं ना। ये मैंने बताया नहीं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ जहाँ होते हैं वही हमारा क्षेत्र क्या कहलाता है, वही हमारा लिविंग सिस्टम कहलाता है, और वही उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth।
और लाखों वर्ष लग जाते हैं कुछ सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी बन जाती है। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक्स। पेरेंट रॉक क्या होता है? पेरेंट रॉक वो होता है जहाँ से चट्टानें बनना शुरू होती हैं। बेड रॉक्स क्या होती हैं? उसी को हम बेड रॉक्स कहते हैं। क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और मिट्टी बनाने में ये सभी चीज़ें काम आती हैं। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंजेस इन टेम्परेचर, पर तापमान में परिवर्तन होना, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, और जो पानी के बहाव की गति और हवाओं के चलने से भी, ग्लेशियर्स के पिघलने से, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, और जो भी कंपोजर्स होते हैं उन्हें डिकम्पोज करना, ये सभी चीज़ें लैंड फॉर्मेशन के महत्वपूर्ण कारक बनती हैं। कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये सभी चीज़ें जो है। उसके साथ साथ क्या है? केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन। और यहाँ पर देख सकते हैं, आगे हम इसे कंप्लीट बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर जो फिगर है उसे देखिएगा। टॉप सॉइल, ये जो ग्रीन कलर का बच्चों दिया हुआ है, ये क्या है? हमारा टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादन करते हैं, ये हमारी फसलें उत्पादन करने का क्षेत्र है, जो टॉप सॉइल है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं नीचे वाला जो है, ये आपका क्या है? सब सॉइल, वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले। यहाँ पर जो क्ले का मतलब होता है चिकनी मिट्टी वगैरह, ये सब पाई जाती है। ये मिट्टी ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे, टॉप सॉइल मीन्स इसे फर्टाइल सॉइल बनने में। और उसके नीचे है आपका तीसरी जो लेयर है, वो सब टेरेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, यहाँ पर खेती होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे भी ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है अनवेदर्ड। ये तो है आपका वेदर्ड है, यहाँ पर तो वेदर्ड का मतलब यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि लगभग ऑक्सीजन थोड़ी सी अवेलेबल रहती है, लेकिन ये जो एरिया यहाँ पर टोटली अनवेदर्ड है, पेरेंट बेड रॉक है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होता है जो कि किसी प्रकार की फसल को पैदा कर सके। आगे हम इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए बच्चों, soil are equally important. Soil also consists of organic ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब बच्चों समझते हैं? ह्यूमस का मतलब होता है जहाँ पर नमी होती है। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जहाँ पर बिल्कुल नमी रहती ही नहीं है, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जहाँ पर ह्यूमस रहती है, जहाँ नमी रहती है। उसी मिट्टी में हम विभिन्न प्रकार के जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, और वहीं पर आपके उपजाऊ जो तत्व होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी बनने के लिए कई और चीज़ें भी इसमें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि यहाँ का कलर हो गया, थिकनेस हो गया, टेक्सचर हो गया, एज हो गया, केमिकल हो गया एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया। ये सभी चीज़ें इसके महत्वपूर्ण कारक बनते हैं। द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सब हम मिट्टी के बारे में पहचाने। मिट्टियाँ हमारे भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले एलुवियल सॉइल की। बच्चों, एलुवियल सॉइल आपकी कौन सी होती है? दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। मैं समझता हूँ भारत में इस मिट्टी की बहुतायत है और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, आपका अलीगंज, एटा, फरुखाबाद, बिहार, और ये क्षेत्र जो है, ये सभी क्षेत्र नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, और ये काफ़ी, और इस क्षेत्र में आपका एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल है। दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स। द इंदूज़ कहाँ से शुरू हुआ है?
इंदू रिवर से शुरू होकर के द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, इंदू रिवर से शुरू होकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक इसका पूरा एरिया फैला हुआ है। दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात, कुछ क्षेत्र जो है राजस्थान गुजरात के वहाँ पर भी एलुवियल सॉइल पाया जाता है थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, बहुत ही पतला कॉरिडोर में क्षेत्र है यहाँ इसका। Alluvial soil is also found on the eastern coastal plains, particularly in the deltas of महानदी, महानदी का जो डेल्टा वहाँ पर भी इस प्रकार की एलुवियल सॉइल कुछ जगह पर पाई जाती है। द गोदावरी नदी है वहाँ पर भी पाई जाती है, कृष्णा कावेरी नदियाँ हैं उस पर भी इस प्रकार की एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ये सबसे उपजाऊ सॉइल मानी जाती है। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, इसमें जैसे कि सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट और क्ले क्या होता है, जो लोग जो बच्चे गंगा नदी के किनारे रहते हैं वहाँ पर जहाँ बाढ़ आती रहती है वहाँ पर सिल्ट और क्ले ये देखने को मिल जाता है। ये जो सिल्ट और क्ले होता है बहुत ही उपजाऊ होता है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, जैसे जैसे हम रिवर वैली की तरफ बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हमें एलुवियल सॉइल और ज़्यादा मिलता चला जाता है। सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज in the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of slope, जहाँ पर स्लॉपिंग एरिया होता है। स्लॉपिंग का मतलब होता है ढलान क्षेत्र होता है, वहाँ पर कई पत्थर भी कट करके नीचे चले जाते। द सॉइल्स आर कोर्स, सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पीडमॉन्ट प्लेन्स सच एज द्वार्स, कोज एंड तराई। इसे हम तराई के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग कोस के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग द्वार्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी इन तीनों के नाम से जहाँ कहीं भी जो भी नाम पुकारा जाता है वो आपका एलुवियल सॉइल का ही माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज देयर grains or components, soils are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soils can be classified as old alluvial, जैसे कि बांगर हो गया, एंड न्यू alluvial खादर। जो ओल्ड alluvial को हम बांगर कहते थे और जो नई एलुवियल बनकर के तैयार उसे हम खादर कहते हैं। द बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ काकड़, नूडल्स देन द खादर। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर। ये जो खादर है बांगर से ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि आजकल हम लोग ज़्यादातर हमारे पास खादर है। एलुवियल सॉइल सच एज होल आर वेरी फर्टाइल, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ, मैं पहले ही बता चुका सॉइल होती है आपकी। और एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, इसमें पोटास की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। और इसके साथ साथ फॉस्फेरिक भी, इसमें फॉस्फेरिक एसिड की मात्रा भी पर्याप्त में होती है। एंड लाइम, और इसके साथ साथ लाइम भी होता है, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। यहाँ इस मिट्टी में शुगर केन बहुत अच्छा होता है। शुगर केन का मतलब बच्चों समझते हैं, शुगर केन का मतलब होता है आपका गन्ना, पैडी, धान, व्हीट, गेहूँ और कई प्रकार की सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स होती हैं। सीरियल्स का मतलब होता है जिन अनाजों का प्रयोग हम अपनी रोटी बनाने के लिए करते हैं वो सीरियल्स में आते हैं। पल्सिस क्रॉप्स भी इसमें कई होती हैं। और ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, यहाँ पर कई प्रकार की फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊ, इसकी जो उर्वरक क्षमता बहुत अच्छी होती है वो एलुवियल सॉइल में पाई जाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। और इसी वजह से मैं पहले ही बता चुका, ये क्षेत्र जो है, जो मैदानी क्षेत्र है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड मीन्स यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। इसके साथ साथ क्या होता है, प्रॉपर इसे ट्रीटमेंट मिलता रहता है और यहाँ पर सिंचाई भी होती रहती है, और सिंचाई होने की वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहती है, मीन्स उर्वरक क्षमता यहाँ पर बढ़ी रहती है और उपज भी बढ़ी रहती है। इसके साथ साथ सेकेंड सॉइल है बच्चों आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का मतलब होता है काली मिट्टी। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रैगर सॉइल, इसे रैगर सॉइल भी कहते हैं।
Black soil is ideal for growing cotton and is known as black cotton soil. यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. ये विश्वास किया जाता है जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र से जो पत्थर कट कर आते हैं और जहाँ पर जम जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर आपकी ब्लैक सॉइल बन जाती है. और उसी ब्लैक सॉइल में हम विभिन्न प्रकार की फसलें, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण फसल है कॉटन, उसका उत्पादन किया जाता है. इसके साथ साथ हम बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप, जैसे कि बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज. और जहाँ पर लावा बहता है वहाँ पर भी होता है, और जहाँ पर जो प्लेट्यूज़ हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है. दे कवर द प्लेट्यूज़ ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का प्लेट्यू है उस एरिया को इसने कवर किया हुआ है. दे कवर द, इसके साथ साथ सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन along द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज. इन घाटियों में भी इस प्रकार की मिट्टी या ब्लैक सॉइल पाई जाती है. यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं ये ब्लैक सॉइल का ये एरिया है. ये किस तरीके से, जैसे आपने आपके गांव में अगर कोई तालाब हो, आपको ब्लैक सॉइल अगर देखनी है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेस्ट एग्जांपल है. आप उस तालाब में इस समय आपको देखने को मिल जाएगा. हो सकता है इस समय पानी आपका तालाब का सूख गया हो, और जब तालाब का पानी सूख जाता है तो इस तरीके का कुछ फिगर बन जाता है. तो बच्चे समझ गए होंगे कि ये ब्लैक सॉइल का ही रीजन होता है. द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटेरियल. क्योंकि इसमें क्ले मीन्स चिकनापन इसमें बहुत ज़्यादा होता है. दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. इस वजह से इसमें मॉइस्चर मीन्स नमी बहुत समय तक बनी रहती है. इसके साथ साथ क्या है, ये इसमें न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी समय तक बने रहते हैं, खनिज लवण भी काफ़ी समय तक बने रहते हैं. और सच एज कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इस मिट्टी में बहुत होती है. मैग्नीशियम भी इसमें बहुत होता है, पोटास भी होता है. इसके साथ साथ इस मिट्टी में पोटास के साथ साथ बच्चों और क्या होता है, लाइम भी होता है. यहाँ पर बच्चों देखिए एक ये फिगर दिया हुआ है, ये इंडिया का मैप है, ठीक है ना. ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप से हमने किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया. देखो मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको. ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं ना. मेजर सॉइल टाइप्स, यहाँ पर अलग अलग कलर दिए हुए हैं, और ये अलग अलग कलर से मिट्टी के टाइप को यहाँ पर शो किया गया है. यहाँ पर इतना ही सब कुछ दिया हुआ है. इसके साथ साथ हम बात करते हैं पोटास एंड लाइम. इसके साथ साथ इसमें लाइम भी पाया जाता है. दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फेरिक कंटेंट्स. यहाँ पर फॉस्फेरिक की मात्रा बहुत कम होती है. दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर. अभी जैसे कि ऊपर आपको दिखाया था मैंने, जब सूखा मौसम हो जाता है तो इसमें क्रैकिंग हो जाती, मीन्स ये मिट्टी दरार पड़ जाती है इसमें, और दरार पड़ने की वजह से इसमें जो फॉस्फेरिक की मात्रा ख़त्म हो जाती है. विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल. दीज सॉइल्स आर स्टिकी. ये जो मिट्टी होती है वो चिपकने वाली होती है, स्टिकी होती है. व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर ऑफ ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड. और देखा होगा बच्चों आपने, जिनके गांव में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे वर्षा होती है फिसलन पैदा हो जाती है. आपने शायद महसूस किया होगा. अब तो खैर सभी गांव में और घरों में पक्की फर्शें हैं, सभी पक्की सड़क है, इस वजह से दिक्कत नहीं होता है. खेतों में थोड़ी पक्का है, वहाँ तो जा कर के देख सकते हो. जहाँ जो मैंने अभी दरार वाली मिट्टी दिखाई थी, उस मिट्टी को देखना जा कर के, जैसे ही वर्षा हो उस पर आप पैर रखना, फिसल के गिरोगे जा कर के बहुत दूर, है ना. तो इस तरीके के रीड एंड, उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल. आगे बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की. ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है. रेड सॉइल डेवलप्स ऑन
crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर आपकी रेड सॉइल पाई जाती है, और इसके साथ साथ येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ द ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पीडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। इन क्षेत्रों में आपकी रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। यहाँ पर क्या होता है, आयरन डिफ्यूजन होता रहता है, मीन्स यहाँ पर इस मिट्टी में आयरन मिक्स होता है, इस वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश हो जाता है। इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से, ये जो चट्टानें होती हैं इनकी चट्टानों की वजह से इसकी मिट्टी का कलर रेड हो जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, और जब ये सूख जाती है तो ये देखने में कैसी हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल क्या है, हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। मतलब लेटराइट सॉइल, लेटर जो लेटराइट वर्ड लैटिन भाषा के लेटर से लिया गया है, बाद वाला, जिसका मतलब होता है बाद का, विच मीन्स ब्रिक। ब्रिक मीन्स ईंट या चट्टान। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। जो जहाँ पर मोस्टली ड्राई सीजन होता है और कभी कभी यहाँ पर वेट भी हो जाता है, मोस्टली यहाँ पर ड्राई सीजन रहता है, यहाँ पर यहाँ सूखा रहती है, वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिल सकती है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। अधिक वर्षा होने की वजह से ये इसका कलर भी चेंज हो जाता है। लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, बहुत गहरे में एसिडिक। यहाँ पर एसिडिक की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि जिसका एसिडिक का फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है pH स्मॉलर देन 6.0। जनरली deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बच्चों। इसके साथ साथ उड़ीसा में भी पाई जाती है, सब पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी पाई जाती है। जो वेस्ट बंगाल का नॉर्थ वेस्ट रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन वहाँ पाई जाती है। वेयर दीज सॉइल्स सपोर्ट डेलिशियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इट इज़ ह्यूमस रिच, इसमें बहुत ह्यूमस मीन्स नमी बहुत होती है। बट अंडर स्पेयर्स, देखिए ये जो है चट्टानों वाली ज़मीन, ये देख सकते हैं आप, ये कैसी है, रेड कलर की मिट्टी देख रहे हैं आप, ये रेड कलर की है, ये लेटराइट सॉइल के रूप में जानी जाती है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं बट अंडर स्पेयर्स, यहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन कौन सा होता है, देखें, स्पेयर्स वेजिटेशन एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट। यहाँ पर सेमी एरिड एनवायरनमेंट मीन्स यहाँ पर अर्ध एरिड, एरिड का मतलब सूखा क्षेत्र माना जाता है। इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, यहाँ पर कई बार क्या होता है इस मिट्टी में, ह्यूमस मीन्स आपकी ह्यूमस नमी की मात्रा कम पाई जाती है। दे आर प्रोन टू एरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। ज़मीन जिस तरीके से ये मिट्टी पाई जाती है उसके तरीके से ये एरोजन बहुत जल्दी होता है, डिग्रेड बहुत जल्दी होती है, कट बहुत जल्दी जाती है। आफ्टर डिपोटिंग अडॉप्टिंग appropriate soil conservation techniques particularly in the hilly areas of कर्नाटका, और बहुत ज़्यादा केयर करने पर ही ये मिट्टी रुक सकती है, अदरवाइज़ तो कट के चली जाती, क्योंकि मोस्टली कर्नाटका का जो हिली एरिया है वहाँ पाई जाती, केरला तमिलनाडु के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती। दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। मोस्टली इस मिट्टी का प्रयोग जो है वो टी और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए किया जाता है। रेड लेटेराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, और जो रेड लेटेराइट सॉइल है वो तमिलनाडु में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, केरला में पाई जाती है। और यहाँ पर ये जो मिट्टी है वो कैल्शियम नट के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। आगे बच्चे बात करते हैं एरिड सॉइल्स के बारे में। एरिड सॉइल्स कौन सी होती है, एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन। ये जो होती है रेड कलर से
ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर। ये मोस्टली सैंडी होता है। सैंडी का मतलब धूल इसमें ज़्यादा होती है। सैलिन इन नेचर, और सैलिन इन नेचर का मतलब होता है जब इसे धूल ज़्यादा होती है तो इसलिए ये सैलिन हो जाती है, मीन्स उड़ भी जाती है। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाई एवोपरेटिंग द वाटर। और कई बार क्या होता है इस मिट्टी में साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। और साल्ट की मात्रा की अगर बात करते हैं बच्चों, जैसे कुछ बच्चे जहाँ पर रहते हैं आपके गांव में आपने देखा होगा, जो ऊसर ज़मीन पड़ी हुई है और उस ऊसर ज़मीन में ऊपर का जो मिट्टी है फूल जाती है, जिससे पुराने समय में कुछ लोग कपड़े भी धुला करते थे, उससे कपड़े भी धुले जाते थे क्योंकि इसमें कास्टिक की मात्रा पाई जाती थी। इस प्रकार की मिट्टी जो है वो अपने यहाँ भी कहीं कहीं जगह पर पाई जाती है। और इसके साथ बात करते हैं, इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एवेपोरेटिंग द वाटर। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में इतना नमक होता है कि यहाँ पर जो पानी इसमें डालने के बाद उस पानी को छान लिया जाता है, मिट्टी को छोड़ दिया जाता है और पानी को हम एवेपोरेट करते हैं तो उससे नमक भी प्राप्त हो जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, यहाँ क्या होता है हाई टेम्परेचर, यहाँ पर क्लाइमेट भी मोस्टली ड्राई रहता है जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है और वहाँ का तापमान भी बहुत ज़्यादा रहता है। एवेपोरेशन इज़ फास्टर, वहाँ पर एवेपोरेशन मीन्स बाष्पीकरण बहुत तीव्र गति से होता है। सॉइल लेक ह्यूमस एंड मॉइस्चर, यहाँ पर जो यहाँ की मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस मीन्स नमी की, मॉइस्चर मीन्स नमी, दोनों का मतलब एक ही होता है। आर्द्रता या नमी इसकी कमी पाई जाती है। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कांकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट। इसे कांकड़ मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कंटेंट की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहती है, मीन्स नमक की मात्रा बढ़ती रहती है। और कांकड़ लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम हॉरिजन्स, और जैसे अपने यहाँ कंकड़ पत्थर कहा जाता है ना, तो इसी तरीके से यही वो कंकड़ है। कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन्स, और जो बॉटम हॉरिजन्स मीन्स जो निचली परत होती है वहाँ से ये धीरे धीरे कांकड़ इसका बढ़ता चला जाता है। इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, और जब पानी को फिल्टर किया जाता है तो उसमें नमक मिल जाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। और वेस्टर्न राजस्थान में इस प्रकार की ज़मीन को कल्टीवेट भी किया जाता है जिसमें खेती भी की जाती है। उसके साथ साथ बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल्स। फॉरेस्ट सॉइल्स कौन सी होती है, जहाँ पर जंगल होते हैं वो आपकी फॉरेस्ट सॉइल में आती है। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया, जहाँ पर आपकी पहाड़ी क्षेत्र होता है, और जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ों का क्षेत्र होता है, पहाड़ी का क्षेत्र होता है, वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पर कई बार ऐसा होता है वर्षा भी होती रहती है पर्याप्त मात्रा में। द सॉइल स्ट्रक्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड, और इसी वजह से वहाँ पर कई जगह पर माउंटेन भी बने। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, और जो वैली मीन्स घाटी क्षेत्र होता है वहाँ पर ये लोमी और सिल्टी होती है काफ़ी। और सिल्टी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर लगातार पानी बह कर के चला जाता है, मीन्स यहाँ पर रुकता नहीं है पानी। कोर्स ग्रेन्ड का मतलब होता है यहाँ की मिट्टी मोस्टली ढलान वाले क्षेत्र में होती है ये, इन अपर स्लोप्स। और इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ जब मिट्टी बढ़ती तो जिन क्षेत्रों में जहाँ पर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वहीं पेड़ पौधे उगाते हैं, इसीलिए इसमें जंगल ज़्यादा पैदा होते हैं इन द स्नो कवर्ड एरियाज। और जो बर्फीला क्षेत्र है, इसके साथ साथ बच्चों जो बर्फीला क्षेत्र होता है आपका, वो बर्फीला क्षेत्र ऑफ हिमालयाज, हिमालय का जो बर्फीला क्षेत्र है, दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड आर एसिडिक, इसलिए आप इस मिट्टी में एसिड की मात्रा भी पाई जाती है। विच लो ह्यूमस कंटेंट, जिसमें
आपको पता होगा एसिड तो वैसे भी ह्यूमस को ख़त्म कर देता है, आर्द्रता को ख़त्म कर देता है. द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पार्टिकुलरली ऑन द रिवर ट्रेसिस एंड एलुवियल फेंस आर फर्टाइल. इसके साथ साथ कई जगह पर जहाँ एलुवियल, इन जगहों पर एलुवियल पाई जाती है वो फर्टाइल मानी जाती है. आगे हम बात करते हैं सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की. सॉइल को हमने एरोजन कैसे किया, मीन्स मिट्टी का जो एरोजन होता है उसे कैसे रोकना है, उसे कंजर्व कैसे करना है, ये अगले वीडियो में बच्चों बताएंगे. आप वीडियो देखते रहिएगा लगातार. थर्ड पार्ट में बचा हुआ चैप्टर का जो पार्ट है वो थर्ड पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते रहिएगा. सभी लोग इंटरेस्ट लीजिएगा वीडियो में. और मैंने पूरा वीडियो मोस्टली हिंदी में बनाने की कोशिश की है. इंग्लिश तो आपके सामने आ ही रहा है. मैं समझता हूँ इस वीडियो में मैंने फ़ॉन्ट को बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश की है. आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा. थैंक्स ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स एंड वी कंटिन्यू इन द लॉकडाउन and continue your study by mobile phone, laptop, desktop, and thanks for watching my video. Please like and share this video to others. Thanks.